अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है गज़ल नंबर 2 करेंगे। ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी की गज़ल है। ठीक है, यहाँ इनकी पैदाइश जो है वो 1751 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात जो है वो 1824 ईस्वी में हुई। पहले हम इनका जो है शायर का तारुफ़ देखते हैं। तो पैदाइश, तहसील इल्म, शायरी, 8 दीवान इन्होंने मुरतब किए थे। इनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन पाए जाते हैं और रवायती मज़ामीन भी हैं जो इश्क़ की हकीकी से भी मुंसलिक हैं। तो देखिएगा, पहले हम जो है वो इनकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं। तो ग़ुलाम हमदानी जो हैं, नाम इनका था, तखल्लुस जो है वो मुसहफ़ी। ठीक है, तखल्लुस जो है वो मुसहफ़ी का इस्तेमाल करते थे और वालिद का नाम जो था वो शेख वली मोहम्मद था। और ये जो है ये अमरोहा में जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है, 1751 में अमरोहा में पैदा हुए थे। और फिर आगे जो है तहसील इल्म देखिएगा, इन्होंने अमरोहा में ही इल्म व अदब का जो है शौक़ बचपन से इन्हें रहा था। तो अमरोहा में ही इन्होंने इल्म व अदब का शौक़ पूरा किया। आगाज़ शुबाब यानी जवानी में ही फिर ये दिल्ली आ गए थे और फिर यहाँ पे अहले इल्म की सोहबत में कसब फैज़ का जो है इनको मौका मिला था। और मुसाफ़िर जो है वो 12 साल तक, इनके बारे में कहा जाता है कि 12 साल तक दिल्ली में रहे थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि दिल्ली के हालात बिगड़ने लगे। तो दूसरे उलमा फजला की तरह जो है वो पहले जो है टांडा पहुँचे थे, फिर वहाँ से जो है हिजरत करके ये लखनऊ में मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के दरबार में मुलाजिम हो गए थे। और जिनके यहाँ वो मुलाजिम हुए थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उम्र का एक हिस्सा कहा जाता है कि लखनऊ में गुजारा था। चुनाचे उनकी शायरी अगर जब देखी जाए ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी की, तो चूँकि उन्होंने उम्र का एक हिस्सा लखनऊ में भी गुजारा और दिल्ली में भी रहे थे, इसलिए इनकी शायरी में दबिस्तान ने दिल्ली और लखनऊ दोनों की खसूसियात का जो है वो रंग झलकता दिखाई देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पैदाइश, तहसील इल्म हो गया। उनकी शायरी में यानी उनकी शायरी में देखा जाए तो दबिस्तान लखनऊ भी नज़र आता है। तो इस तरह इनकी शायरी में देखा जाए तो लखनऊ जो है का भी एक हिस्सा नज़र आता है और दबिस्तान दिल्ली का भी नज़र आता है। आगे देखें तो 8 दीवान हैं, यानी मुसाफ़ी ने जो है उर्दू फ़ारसी के 8 दीवान जो है वो तरतीब दिए थे और कलाम का बड़ा हिस्सा जो है वो तकलीदी है। और असातिज़ाए गज़ल जो माहिरीन हैं उनके रंगे शायरी को बड़ी कामयाबी के साथ अपनाया है। ठीक है, चुनाचा, सौदा, मीर सोज, जलाल और असीर वगैरह के असलूब में गज़लें जो हैं इन्होंने लिखी हैं। फिर आ जाता है आशिकाना मज़ामीन। अब मुसाफ़ी का जो कलाम है उसके बारे में कहा जाता है कि ये आशिकाना मज़ामीन से भरा हुआ है। जज्बा इश्क की आँच जो है वो कहीं बहुत तेज़ है, कहीं हल्की और कहीं धीमी। इनकी शायरी जो है वो में शुरू से आखिर तक महसूस होती है। मुसाफ़ी के कलाम में जो है गम इश्क के बयान में मीर की गिलावट जो है वो मिलती दिखाई देती है। इसके अलावा इनके रवायती मज़ामीन भी कहा जाता है कि तसव्वुफ़ के रवायती मौज़ूआत, तवक्कुल यानी तसव्वुफ़ाना शायरी भी है, कसरत से मिलती है। तसव्वुफ़ के रवायती मौज़ूआत, तवक्कुल, कनात, दुनिया की बेसबाती, इश्क़ हकीकी का बयान भी जो है ये मुसाफ़ी की शायरी में मौजूद है। ठीक है, शायरी हो गई जिसमें दबिस्तान लखनऊ और दिल्ली का रंग नज़र आता है। 8 दीवान इन्होंने मुरतब किए थे शायरी के। आशिकाना मज़ामीन है। इसके अलावा जो है तसव्वुफ़ से मुंसलिक जो है रवायती मज़ामीन भी हैं, जैसे तवक्कुल, कनात हो गया, दुनिया से बेसबाती हो गया, इश्क़ हकीकी हो गया। ठीक है, ये हो गया ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी का तारुफ़। आगे जो है वो गज़ल नंबर 2 का पहला शेर देखिएगा। दुनिया में जब तलक कि मैं अंदवागी रहा, दुनिया में जब तलक यानी जब तक कि मैं अंदवागीन है, दुख या तकलीफ़ या गमों में मुब्तला, गम दिल से और दिल से मेरे गम करीं रहा। करीं होता है करीब रहना। अब देखिए, जैसे मैंने बताया तारुफ़ में कि उनकी शायरी को अगर देखा जाए तो आशिकाना मज़ामीन पाए जाते हैं और इनकी शायरी में जो है सोज़ो गदाज़ वगैरह भी पाया जाता है। जैसे हर शायर की शायरी में पाया जाता है, इश्क़ हकीकी का कहीं ज़िक्र होता है तो कहीं इश्क़ मजाजी का ज़िक्र जो है वो पाया जाता है। अब अगर जो है इस शेर को देखें तो दुनिया में जब तलक कि मैं अंदवागी रहा, यानी दुनिया में जब तक जो है वो मैं ज़िंदा रहा, मैं हमेशा जो है वो गमों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से ही दो चार रहा हूँ। गम दिल से और दिल से मेरे गम करीब
کری رہا، یعنی غم جو ہے وہ ہمیشہ میرے دل کے پاس رہا اور دل کے پاس ہمیشہ غم ہی جو ہے وہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، میں جب تک دنیا میں رہا غم میرے دل سے قریب رہا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور ہر ایک انسان سے جو ہے وہ متعلق بھی ہے۔ تو ان کی اگر شاعری میں جو ہے ان کے شعر میں دیکھا جائے تو غنایت بھی ہے، لہجے کی نرمی بھی ہے، جذبات نگاری بھی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ نفسیات انسانی کے بہترین مرکب جو ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں۔ اب یہاں پہ جو ہے شعر میں دیکھا جائے تو درد و غم کی انتہا اور پرسوز جو ہے وہ دلی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہے غلام حمدانی مصحفی نظر آتے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ جب تک انسان جو ہے زندہ رہتا ہے اس دنیا میں، یا میں جب تک جو ہے وہ زندہ رہا، دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ مصیبتیں تکلیفیں ہی رہی، کبھی بھی دل کو سکون نہیں ملا، کبھی بھی جو ہے چین نہیں ملا۔ یہاں پہ عشق مجازی کی اگر بات کی جائے تو شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے پاس ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ خوش دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب اس کا محبوب اس کے پاس نہیں ہوتا اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے، اس سے باتیں کرے، لیکن وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی عشق مجازی میں دیکھا جائے تو جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کو ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کی طرف کو نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے عاشق کو مجبوراً جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی زندگی میں تکلیفیں غم ہی ہوتے ہیں جن کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جو غلام حمدانی مصحفی ہیں یہ بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میرے پاس ہوتا ہے تو ایک عجیب سا سکون سا رہتا ہے، اس کی قربت کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے، لیکن جب وہ پاس نہیں ہوتا تو زندگی بہت مشکل جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے، زندگی میں ویسے بھی دیکھا جائے تو پھول کم ہوتے ہیں اور کانٹے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ کہا جائے کہ انسان کے پاس صرف خوشی جو ہے وہ رہے تو خوشی کے لمحات انسان کے پاس بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے مختلف قسم کی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہا غم کا اور دل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رہا، یعنی دل کے پاس کیا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور غم کیا ہوتا ہے، ہمیشہ دل کے پاس رہتا ہے۔ دل غم کی قربت میں رہا اور غم جو ہے وہ دل کے قریب رہتا ہے۔ گویا جو ہے غم کی جیتی جاگتی جو ہے وہ باتیں کرتی، ہنستی بولتی جو ہے وہ تصویر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس میں دکھ، تکالیف، پریشانیاں وغیرہ آتی ہی رہتی ہیں جو انسانوں نے برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، یعنی انسان کو خوشی کے لمحات جو ہے وقتی طور پر میسر آتے ہیں، وہ محض غم کو بھلانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ورنہ غم کیا ہے، غم تو ہمیشہ ہی پاس رہتا ہے۔ غموں سے جو ہے، مصیبتوں، تکلیفوں سے انسان کبھی بھی بھاگ نہیں پاتا، جیسے یہاں پہ ہے، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، مقدر میں ہمارے جو لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا شعر نمبر 1۔ آگے شعر نمبر 2 دیکھیے گا۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیے گا۔ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، رونے سے کام بس کے اے شب اے ہم نشیں، ہم نشیں ہوتا ہے دوست، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، ٹھیک ہے، سر آستین یعنی آستین کا کونا۔ اب دیکھیں تو رونے سے کام بس کے اے شب کے شب یعنی رات، اے ہم نشیں رہا یعنی دوست، ٹھیک ہے، میں رات بھر روتا رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، یعنی اور اپنی آستین سے جو ہے وہ آنکھوں کو صاف کرتا رہا۔ آپ دیکھیں شاعر یہاں پہ غلام حمدانی مصحفی جو ہیں وہ درد و الم کی ایک کہنے کے کو ایک مزید دلچسپ اور انوکھے انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہے وہ روتا رہا اور اپنی آستین سے ہی آنکھوں کو صاف کرتا رہا، روتے پھرتے ہیں ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا، یعنی شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں
सारी रात जो है वो रोता रहा हूँ। अब रोना जो है वो इंसान की मुसीबतों, तकलीफ़ों, परेशानियों की वजह से भी होता है और आशिक की जुदाई से भी होता है। जब वो जुदा हो जाता है तो उससे भी रोना होता है। तो यहाँ पे एक और बात है, ए हमनशी, यानी वो अपने दोस्त से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि मैं सारी रात जो है वो रोता रहा हूँ, लेकिन कोई भी जो है वो कोई हमदर्द, कोई गमगुसार ऐसा ना था कि जिसके कंधे पर सर रख कर जो है वो आंसू बहाता और वो मेरे आंसू पहुँचता। मेरे आंसू पहुँचने वाला कोई भी नहीं था। अगर कोई आंसू पहुँचने वाला था तो वो मेरी ही जो है आस्तीन थी, जिससे मैं आंसू सारी रात जो है वो पहुँचता रहा हूँ। यानी आशिकों के इश्क मजाजी में देखा जाए तो तड़प और आंसू जो है ये एक रोज़मर्रा का उनका काम होता है, क्योंकि वो महबूब की जुदाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो महबूब का दीदार करना चाहते हैं तो उनका दीदार भी उन्हें जो है वो नसीब नहीं होता। महबूब जो है वो उन पर जुल्म सितम करता है। तो यहाँ पर भी कुछ शायर का ऐसा ही हाल है कि इंसान का अगर वैसे भी देखा जाए तो कोई भी गमहार, कोई भी जो है हमदर्द नहीं होता। ये दुनिया जो है जहाँ पे फूल कम है और कांटे ज़्यादा हैं, इसी तरह से गम गुसार भी बहुत कम होते हैं, हमदर्द भी बहुत कम लोग पाए जाते हैं, वरना हर कोई किस्सा सुनता है और उस पर हंस देता है। तो यहाँ पे शायर ये भी बताते हैं कि ये दुनिया वो जहाने अमल है जहाँ ना कोई किसी का हमदर्द है, ना कोई गमगुसार है। दुखों के मारों का कोई भी परेशान हाल नहीं होता। फिर इंसान जो है वो खुद ही होता है जो आंसू बहाता है और खुद ही पहुँच लेता है, और वही चीज़ इंसान को हिम्मत देती है। क्योंकि इंसान जब अपने दिल का गुबार कहने के आंसुओं के ज़रिए निकाल देता है तो ये चीज़ इंसान को एक सुकून सा दे देती है, एक हिम्मत का बायस जो है वो होती है। तो इस तरह वो अपने दोस्त जो है और गम हार से मुखातिब होकर उसको जो है वो सारी दास्तान सुनाते हैं कि महबूब के दिए हुए गमों, तकलीफ़ों और दुखों के हाथ जो है मजबूर होकर सारी रात जो है गमों की शिद्दत से रोता रहा हूँ, और अपने ही जो है वो आस्तीन से के कोने से आंखों के आंसुओं को पहुँचता रहा हूँ। ठीक है। छुप छुप के रोऊं और सरे महफिल हंसूं, मुझको ये मशवरा मेरे दर्द आशना का था। हम जो रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। ठीक है, ये हो गया शेर नंबर 2। इसके अलावा भी एक इसमें शेर लिख सकते हैं, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे।